देखिए, पिछले वीडियोज में हमने नाभिकीय विखंडन की चर्चा की थी। तब यह बताया था कि यूरेनियम 235 के नाभिक पर जब तीव्रगामी न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो वह दो में विभाजित दो अलग अलग नाभिकों में विभाजित हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि स्वतः विखंडन क्या होता है तथा स्वतः विखंडन के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है। देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स के शुरुआत के वीडियोज में मैंने नाभिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन यानी कि नाभिक की बंधन ऊर्जा के बारे में डिस्कशन हुआ था और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जो है उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था। और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या 1 के साथ मैंने ग्राफ आपको वीडियो में बताया था। तो उस ग्राफ को यदि हम रिमाइंड करें तो हम ये देखते हैं कि भारी नाभिक जो है उनकी बंधन ऊर्जा का मान लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तथा बीच के जो मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक हैं उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान लगभग 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इनमें भी अब सबसे जो स्थायी नाभिक है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे कि फेरस जो है 26Fe56 जो है आयरन का, उसका जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है वो सर्वाधिक होती है, इसलिए उसको सबसे स्थायी नाभिक माना जाता है और सबसे स्थायी नाभिक होता है। तो भारी नाभिक है उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन देखिए इन मध्यवर्ती नाभिकों से कम होती है, इसलिए यह नाभिक अपेक्षाकृत कम स्थायी होते हैं। तो यदि कोई भारी नाभिक अपने से आधे द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में जिसमें कोई भारी नाभिक अपने से आधे द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में विखंडित हो जाए तो उसकी बंधन ऊर्जा जैसे ऊपर लिखा गया है 8.5 होती है और तथा भारी नाभिक की 7.6 होती है। तो अंतर कितना आया? 0.9 MeV का अंतर आता है। तो इतनी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन में वृद्धि हो जाती है और बंधन ऊर्जा यह प्रति न्यूक्लियन में वृद्धि थी। यदि हम यूरेनियम 238 का एग्जाम्पल लें तो इसमें 238 न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या है। तो एक न्यूक्लियन के बंधन ऊर्जा में वृद्धि 0.9 MeV होती है। तो 238 में कितनी हो जाएगी? 0.9 इंटू 238 और ये लगभग कितना होता है? 214 MeV के आसपास ऊर्जा में बंधन ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक जब भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विखंडित होता है तो उसकी बंधन ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। यदि ए जो है द्रव्यमान संख्या 85 से अधिक यानी कि 85 द्रव्यमान संख्या से अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए इस प्रकार से विखंडनीय ऊर्जा जो उपलब्धता के अनुसार संभव है यानी कि अलग अलग विखंडन ऊर्जा पॉसिबल होती है। तो कुलोम की विभव रोधिका के कारण अवरोधित होती है यानी कि स्वतः विखंडन जो है यह जो प्रक्रिया है स्वतः विखंडन यह कुलोम विभव रोधिका के कारण अवरोधित रहती है। आगे हम चर्चा करेंगे कि कुलोम विभव रोधिका क्या होती है और उसका क्या मान होता है। तो तो अब हम ये क्या कहते हैं कि ये देखिए 1940 में यह ज्ञात किया गया कि बाह्य नाभिकीय कण की बौछार किए बिना भी यूरेनियम तथा इससे भारी नाभिकों का स्वतः विखंडन संभावित है। कौन से नाभिकों का? यूरेनियम और इससे भारी नाभिक यानी कि 235 द्रव्यमान संख्या 235 से ज्यादा हो तभी उनका स्वतः विखंडन संभावित है। इस विखंडन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वतः विखंडन यानी कि स्पॉन्टेनियस फिशन कहते हैं। यह विखंडन की प्रक्रिया अपने आप हो रही है, स्वतः हो रही है, बिना किसी बाह्य न्यूट्रॉन के हो रही है, इसलिए इसे स्वतः विखंडन कहते हैं। अब विखंडन की शर्त के लिए कैलकुलेशन निकालते हैं। स्वतः विखंडन की जो परिघटना थी हमने एक वीडियो में सामनी अनुभविक द्रव्यमान सूत्र ज्ञात किया था यानी कि सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, जिसमें मैंने लिक्विड ड्रॉप मॉडल यानी कि द्रव्य बूंद मॉडल के आधार पर सामी अनुभविक द्रव्यमान सूत्र ज्ञात किया था। तो सामी अनुभविक द्रव्यमान सूत्र के लिए को
यूज में लेते हुए सबसे पहले हमने माना कि एक भारी नाभिक है जिसमें द्रव्यमान संख्या ए है तथा इसका परमाणु क्रमांक क्या है, जेड है, कि दो अलग अलग नाभिकों में विखंडित होता है जिनकी द्रव्यमान संख्या लगभग समान का मानते हैं, a/2 का मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए a/2 का माना है और परमाणु क्रमांक भी दोनों विखंडित होने वाले नाभिकों का समान है, यानी कि इससे आधा हो गया। इस प्रकार विखंडन का सममित विखंडन कहते हैं, यानी कि जब कोई भारी नाभिक दो समान द्रव्यमान संख्या वाले तथा समान परमाणु क्रमांक कितना है, समान है, Z/2 है, में स्वतः विखंडित होता है तो उसे सममित विखंडन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मुक्त हुई ऊर्जा EF यानी कि फ्री एनर्जी mZA पहले था इसका मास, अब कितना हो गया mZ/2 और A/2 और इसका डबल हो गया। तो देखिए ये समी अनुभविक द्रव्यमान सूत्र का यूज करते हैं तो m Z/2 A/2, तो यहाँ पर Z/2 की वैल्यू रखते हैं और A की जगह A/2 की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास ये समीकरण 3 प्राप्त होती है। समीकरण 3 में देखिए जो स्वामी अनुभविक द्रव्यमान सूत्र था उसमें Z के स्थान पर Z/2 रखा गया है, ये देखिए, और A के स्थान पर A/2 रखा गया है। अब इस समीकरण में जहां पर mh है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, mn है वो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, और ये सारे Av, As, Ac, Aa और Ap क्या है, कांस्टेंट है। Av क्या है, आयतन ऊर्जा का कांस्टेंट, As पृष्ठीय ऊर्जा के लिए कांस्टेंट, Ac कूलम्ब ऊर्जा के लिए, Aa ये जो कैपिटल है A है ये एसिमेट्रिक एनर्जी यानी कि असममित, और Ap जो है पेयरिंग एनर्जी के लिए गुणांक है, कांस्टेंट है। तो अब यह मान समीकरण जो है दो कौन सा था, कंप्लीट यानी कि सही पूरा जो जो, जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसका लिए है समीकरण 2, और 3 जो है वो जो विखंडन उत्पाद प्राप्त होते हैं उनके लिए, प्रोडक्ट न्यूक्लियस के लिए, इन दोनों का मान समीकरण 1 में हम रखते हैं तो हमारे को समीकरण 4 प्राप्त होती है। समीकरण 4 जो प्राप्त होती है वो फ्री होने वाली ऊर्जा का मान प्राप्त होता है। अब भारी नाभिक के लिए Z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 लिया गया है, क्योंकि मैंने कहा कि Z जो है, जैसे यूरेनियम नाभिक लिया गया था तो यूरेनियम के लिए Z 92 होता है, तो 92 का मान 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, और यूरेनियम से अधिक भारी नाभिक है जैसे 96 है, 98 है, 97 है, तो उनके लिए एक मान 1 से बहुत ज्यादा होता है। तो अब समीकरण 4 जो थी उसमें विखंडन प्रक्रिया में केवल पृष्ठ ऊर्जा और कूलाम ऊर्जा दो ही मान प्राप्त होते हैं, दो ही प्रभावी मान है, और जो स्वतः विखंडन के लिए आयतन ऊर्जा और असममित ऊर्जा का योगदान लगभग नगण्य होता है। तो स्वतः विखंडन के लिए EF जो फ्री होने वाली ऊर्जा है उसका मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये देखिए यह समीकरण जो 4 प्राप्त हुई थी उसको ग्रेटर देन 0 किया तो Z² का मान हमारे को ये प्राप्त होता है। और जब जो एस जो था सरफेस एनर्जी के लिए कांस्टेंट होता है 13.0 MeV, और कूलॉम ऊर्जा के लिए कांस्टेंट होता है 0.595 MeV, ये दोनों मान हम रखते हैं तो Z² का मान क्या होता है, 15 प्राप्त होता है। यानी कि स्वतः विखंडन के लिए Z² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, यानी कि Z² का मान जो है 15 से अधिक होना चाहिए, तभी नाभिक स्वतः विखंडित हो सकता है। इसे स्थायित्व की सीमा कहते हैं, यह नाभिक के स्थायित्व की सीमा को व्यक्त करता है। स्वतः विखंडन होगा या नहीं, इस चीज को इस समीकरण 5 द्वारा डिनोट किया जा सकता है। यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसी नाभिक का Z जो है वो 35 से ज्यादा है और A जो है 80 से ज्यादा है, तो विखंडन की संभावना, स्वतः विखंडन की संभावना उसके लिए हो सकती है। अब यूरेनियम 238 के लिए स्वतः विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा हम कैलकुलेट करते हैं तो यूरेनियम के लिए ए का मान कितना होता है, 238, 92 यूरेनियम 238 के लिए लिया जा रहा है, बाकी सारे मान वो के वही है। तो इसके लिए निर्मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान कितना होता है, 170 MeV प्राप्त होता है, और Z² का मान कितना है, 35.6। फिर भी देखिए Z² जो है
वो 15 होना चाहिए था, लेकिन 92 यूरेनियम 238 के लिए जेड स्क्वायर अपॉन ए का मान यहाँ देखिए 35.6 प्राप्त होता है। फिर भी जो यूरेनियम 238 है, इसकी अर्धआयु 10 की पावर 16 वर्ष पाई जाती है। तो इसका मतलब ये स्वतः विखंडित नहीं होता है। अर्थात इतनी अधिक अर्ध आयु के न्यूक्लियस है, नाभिक है, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि वो स्वतः विखंडित नहीं हो रहा है। अगर स्वतः विखंडित होता तो इतनी अधिक अर्ध आयु नहीं पाई जाती। तो स्वतः विखंडन की जो सीमा है जेड स्क्वायर अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 15 से अधिक होनी चाहिए। यानी कि हम ये शर्त प्राप्त हुई थी जेड स्क्वायर अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 15, लेकिन यूरेनियम के केस में हमने एग्जाम्पल देखा, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो शर्त है इससे 15 से इसका मान अधिक होना चाहिए। अब ये आपके सामने एक ग्राफ दिया गया है जिसमें जेड स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 44 जो है उसके लिए ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है। देखिए जेड स्क्वायर अपॉन ए जो वाई दिशा में है, इसके लिए ये लाइन जो है, ये वाली जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये लाइन दी गई है। इससे कम वाले जो नाभिक हैं उनके लिए ये ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है। तो देखिए यूरेनियम 238 यहाँ स्टैंड करता है। इस ग्राफ के बाद में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जेड स्क्वायर अपॉन ए का जो सीमांत मान है वह 44 है। इससे अधिक होने पर ही जो नाभिक है वह स्वतः विखंडित हो पाते हैं, इससे कम मान के लिए स्वतः विखंडित नहीं होते हैं।